बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 11 इसके हम एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, पास पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए हैं। तो चलें चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी तो सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो किन टॉपिक से आएंगे। सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन, कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज। इसके बाद आप देख सकते हैं इंटरनल एनर्जी वाला टॉपिक है। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट इंजन। उसके बाद है थर्मोडायनामिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर, पेट्रोल इंजन, एंट्रोपी एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस। तो इनके लिए आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन से, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट्स इज़ केल्विन। वैसे तो हम जानते हैं कि सेल्सियस भी टेम्परेचर का ही यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर का ही यूनिट है, लेकिन एसआई यूनिट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऑन डैश स्केल द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 310 केल्विन। तो ये एब्सोल्यूट स्केल की बात हो रही है, यानी एसआई यूनिट की बात हो रही है। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हम इसमें 273 ऐड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में। और जब आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 310 केल्विन। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल इज 0। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करें तो वो केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम -273 में 273 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बच्चों लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बेसिक डेफिनेशन है, तो इसलिए आपको ये याद रखनी पड़ेगी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है इसके बारे में हम कहते हैं कि हीट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द क्वांटिटी विच इज़ कंजर्व्ड इज एनर्जी। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हम कहते हैं कि टोटल जो एनर्जी है जो सिस्टम के अंदर जाती है वो दो काम करती है। एक तो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली करती है और दूसरा वर्क करवाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि हीट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो की जा सकती है, लेकिन इसको ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। 3.36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ जूल्स पर kg। कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज गिवन एज। तो बच्चों ये आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये हमने पढ़ा था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो ये है ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं कि आइडियल गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को कंसीडर किया जाता है। आइडियल गैस के केस में हम ये भी कहते हैं कि कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं,
इसका मतलब है इनमें पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आता, यानी हम कह सकते हैं कि आइडियल गैस के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही इन्वॉल्व है उनकी मोशन की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल गैस में सारी की सारी जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही है। The kinetic theory of gases suggests that average kinetic energy per molecule, average kinetic energy per molecule, इसकी जो डेफिनीशन है उसके मुताबिक हम कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है ये होती है 3/2 kT। अगर आप गौर करें तो अगर आपको याद हो वो वाला फार्मूला, तो ये है जी वो फार्मूला जो आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का बनाया था। अगर आपको ये याद है 2/3 ½ mv² का एवरेज, तो इसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ रहने दें और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 3 kT डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू ½ mv² का एवरेज। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 3/2 kT और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, दिस इज़ एक्चुअली एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और इस फार्मूला को बनाते हुए हमने कितने मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए थे, 1 मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ इक्वल टू 3/2 kT। एक बात और याद रखें, अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल कहेंगे तो फिर K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह पर R यानी गैस कांस्टेंट R आ जाएगा, यानी फिर बनेगा 3/2 RT। ठीक है। आइडियल गैस लॉ PV इज इक्वल टू nRT, इसमें स्मॉल n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर कर रहा है, कैपिटल N जो है ये गैस कांस्टेंट R को जाहिर कर रहा है, और कैपिटल R जो है और कैपिटल T जो है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय 1/3 ρV² का एवरेज। अगर आपको याद हो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है चैप्टर 11 का, जिसमें हमने ये रिलेशन प्रूव किया था। इसमें रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द रिलेशन। ये अभी अभी ऊपर आप करके आए हैं 3/2 kT। फॉर एन आइडियल गैस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर आपको आपकी कैलकुलेशन जो आपने बुक में पढ़ी हुई है वो याद है तो आपको ये वाला रिलेशन ज़रूर याद होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के साथ। उसके बाद है जी डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इफ वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज डबल्ड देन डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स। सबसे पहली बात तो ये कि कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, और कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इट मस्ट बी कांस्टेंट। इसी तरह हम ये भी जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मैस किसके इक्वल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यानी वही जो बॉयल्स लॉ है उसको हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। अब आते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस इज डबल्ड देन डेंसिटी ऑफ गैस बिकम्स। तो सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम को वो डबल कर रहा है, अगर वॉल्यूम को डबल कर रहा है तो डेंसिटी का चूँकि वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो सिंपली वो क्या हो जाएगी, हाफ। ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें कोई भी ज़्यादा डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। अ ग्राफ बिटवीन T एंड V ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे पहली बात ये कि अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो इसका मतलब है वो चार्ल्स लॉ की बात कर रहा है, और चार्ल्स लॉ में हम जानते हैं
वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इट मस्ट बी कांस्टेंट। अगर दो क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट रिलेशन है और वो लीनियर रिलेशन भी है, आप गौर करें इनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो पावर है वो कितनी है, 1। ऐसे रिलेशन को बोलते हैं लीनियर रिलेशन। और जब भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान लीनियर रिलेशन होता है तो जब भी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान लीनियर रिलेशन होता है तो उनका जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है। यानी अगर मैं किसी एक तरफ वॉल्यूम और किसी दूसरी तरफ टेम्परेचर ले लूँ तो इनका जो ग्राफ होगा दैट मस्ट बी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। इंटरनल एनर्जी में से वो कह रहा है जी, इन थर्मोडायनामिक्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ये भी हम इंटरनल एनर्जी में पढ़ चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है इसे हम फंक्शन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, इसे स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती, यानी उस मेथड पर डिपेंड नहीं करती जिस मेथड से आपने इंटरनल एनर्जी में तब्दीली की है। Question number 1 from first law of thermodynamics, in isothermal process one of the following is constant। हम जानते हैं आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। एट कांस्टेंट प्रेशर द ग्राफ बिटवीन P एंड V। अब बात हो रही है जी कांस्टेंट प्रेशर की और ग्राफ ड्रॉ किया जा रहा है P और V के दरमियान। इसका मतलब है ये आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है। और अगर हम फर्ज करें ग्राफ ले लें, y एक्सिस पे प्रेशर और x एक्सिस पे वॉल्यूम ले लें, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ आएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्रेशर में कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, प्रेशर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। इसका मतलब है ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। वॉल्यूम में तो इजाफा हो रहा है बट प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन या डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तो इसके नाम से जाहिर है, आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर। द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस इज। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम जानते हैं, सबसे पहले तो हम लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है जी Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब एडियाबैटिक का मतलब ये है कि Q 0 होगा, यानी कोई भी हीट एनर्जी ना सिस्टम के अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी नेगेटिव साइन किसी भी तरफ आ सकता है। अब जिसमें वर्क के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और जिसमें वर्क के साथ नेगेटिव साइन है, ये जो नीचे वाला रिलेशन है ये ऐसे होना चाहिए, वर्क के साथ नेगेटिव साइन आ गया। और हम जानते हैं कि वर्क के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी एनवायरनमेंट की तरफ से वर्क किया गया है। सो दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ऐसी कोई भी ऑप्शन आपको नजर आ रही है जी? नजर आ रही है। और ये कौन सी ऑप्शन है? चार्ली। ठीक हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस इन रेफ्रिजरेटर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अल्फा बीटा और डेल्टा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन की प्रोसेस एग्जांपल है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर, ये भी एडियाबैटिक है क्योंकि रैपिड चेंज हो रहा है। एक बात याद रखें, जब भी रैपिड चेंज होगा, चाहे एक्सपेंशन है चाहे कंप्रेशन है, जब भी जो प्रोसेस है वो रैपिडली होगा, क्विकली होगा, तो हीट एनर्जी को फ्लो करने का टाइम नहीं मिलेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो स्लो है वो कभी भी एडियाबैटिक नहीं हो सकता। और इसमें चार्ली ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस इन रेफ्रिजरेटर। और हम जानते हैं कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। रेफ्रिजरेटर में अगर हम पानी को रखते हैं, कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू आइस, अगर हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से हीट एनर्जी को बाहर निकाला जाता है और एनवायरनमेंट में भेजा जाता है। ठीक है, और ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। सो दिस इज नॉट एडियाबैटिक प्रोसेस।
तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है चार्ली। द प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज आइसोथर्मल, ये पहले भी बात हो चुकी है। विच इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, स्लो एक्सपेंशन ऑफ गैस इन सिलेंडर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट थी। अल्फा क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि अल्फा में रैपिड एस्केप की बात हो रही है, सो दिस इज एडियाबैटिक। चार्ली में भी रैपिड एक्सपेंशन की बात हो रही है, दिस इज ऑल्सो एडियाबैटिक। डेल्टा में क्लाउड फॉर्मेशन की बात हो रही है, हम जानते हैं क्लाउड कैसे बनते हैं, जब इवेपोरेशन होती है, एयर के अंदर पानी के वेपर्स जो है वो जाते हैं ऊपर, और ऊपर जो है वो एयर का प्रेशर बड़ा कम होता है किसी ऐसे रीजन में, तो हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो गैसेस हैं वो एक्सपैंड करती हैं, तो वेपर्स जो ऊपर जाते हैं वो सडन एक्सपेंशन करते हैं, और जब सडन एक्सपेंशन होती है तो सडन एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग का फिनोमिना पैदा होता है। और एक बात याद रखें, दिस इज़ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि ये सडन एक्सपेंशन हुई है और हीट एनर्जी को फ्लो करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से वो जो सिस्टम है यानी वो जो वेपर्स हैं उनमें कूलिंग का फिनोमिना हुआ है, और जब कूलिंग का फिनोमिना होगा तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, और जिसकी वजह से वो वेपर्स से दोबारा वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में यानी कंडेंसेशन की तरफ जाएंगे, जो हमें क्लाउड की फॉर्म में हवा में या आसमान पर स्काई में नज़र आते हैं। ठीक है जी, सो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने आइसोथर्मल का पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है अ सिस्टम डज 600 जूल्स ऑफ वर्क, ये किसने किया है, सिस्टम ने किया है, इसका मतलब है ये एक्सपेंशन का फिनोमिना हो रहा है। एट द सेम टाइम हैज इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज्ड बाय, इंटरनल एनर्जी में भी कितना इजाफा हो रहा है, 320 जूल्स। हाउ मच हीट हैज़ बीन सप्लाइड, हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में भी इजाफा हो रहा है, जब किसी चीज़ में इजाफा हो तो उसकी जो तब्दीली है यानी डेल्टा U क्या होगा, पॉजिटिव, यानी इधर आएगा 320 जूल्स। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, ये भी पॉजिटिव लेंगे, और ये कितना है, दिस इज 600, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सिंपल सम की मदद से 920 जूल्स, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है जी द कर्व रिप्रेजेंटिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैट, जो एडियाबैटिक प्रोसेस वाली कर्व है जो आपने अपने टॉपिक में पढ़ी भी हुई है, इसे एडियाबैट बोलते हैं, और जो आइसोथर्मल प्रोसेस वाली कर्व है उसे आइसोथर्म बोलते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, ये मैंने डिटेल में आपको थोड़ी देर पहले बता भी दिया है। गैस लॉ PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होती है, यही वाला रिलेशन जो है उसमें वॉल्यूम की पावर गैमा नहीं आती। ठीक है, बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय मैथमेटिकल इक्वेशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह भी आ सकता है, प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम। ठीक है, ये भी बात ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने ऊपर भी इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV, हम जानते हैं ये आपका एक बड़ा फेमस लॉन्ग क्वेश्चन भी है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R, यानी CP में से CV को माइनस करें तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू आती है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसको उल्टी डायरेक्शन में प्रोसीड करवाया जा सके। वो कौन सा प्रोसेस है जी, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, जब आइस में हीट एनर्जी जाती है तो वो मेल्ट होती है, और अगर उसी पानी से, उसी वाटर से आप हीट एनर्जी को वापस निकाल लें तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो सकती है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, एक बात याद रखें, फ्रिक्शन की वजह से जब भी हम फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हीट एनर्जी पैदा होती है, और हीट एनर्जी जब पैदा हो के निकल जाती है तो उसको दोबारा से आप उसमें एंटर नहीं करवा सकते। बीटा में कह रहा है जी हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट, ये भी इरिवर्सिबल है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उसको आप दोबारा से उस वायर के अंदर नहीं भेज सकते। सी बैक इफेक्ट, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल की एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस।
इसके बाद है जी हीट इंजन। हीट इंजन इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हीट कोई भी जो हीट इंजन है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि पिस्टन जो है वो मूव करता है। पिस्टन क्यों मूव करता है? हीट एनर्जी की वजह से एक्सप्लोजन होता है, कंबस्टन होता है उस चैम्बर के अंदर, फिर पिस्टन मूव करता है और पिस्टन की वजह से वो जो बाहर लगा हुआ फ्लाई व्हील है वो घूमता है और मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है। अ हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स 1000 केल्विन एंड 400 केल्विन। इट्स एफिशिएंसी कैन बी। तो सबसे पहले तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे जो एफिशिएंसी का आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। 400 केल्विन जो है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है और 1000 केल्विन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब दो जीरो से यहाँ कैंसिल हो गए, ये 2 पे गया, ये 5 पे, इस तरह से 1 माइनस 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ गया। अब आप ऐसा करें, इसका एलसीएम ले लें, ये बन जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 3/5, और ये कैंसिल करेगा 20 पे और आपका आंसर आ जाएगा 60। इस तरह से 60% आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो करेक्ट आंसर इज 60% और ये है ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जी द हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन हुज लो टेम्परेचर इज 17 डिग्री एंड हाई टेम्परेचर इज 200 डिग्री। यहाँ पर उसने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिए हैं, तो आप इनको केल्विन में कन्वर्ट कर लें। 17 में 273 ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 290 केल्विन, और इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 473 केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से आप जब एफिशिएंसी निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। T2 की वैल्यू कितनी आई है जी, 290। T1 की कितनी आई है, 473। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर तकरीबन आएगा 38%। इसको आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, फॉर वर्किंग ऑफ हीट इंजन देयर मस्ट बी सोर्स एंड सिंक। यही बात जो है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताई जाती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बताता है कि अगर हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी तो वो दो काम करेगी, इंटरनल एनर्जी में तब्दीली प्लस वर्क। बट हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी कैसे, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कुछ नहीं बताता। इसके बारे में हमें कौन बताता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही बात हम डिस्कस करते हैं कि जब तक हम दो बॉडीज़ के टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हीट एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। और जो हॉट बॉडी होता है या जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसे सोर्स बोलते हैं, और जो लो टेम्परेचर वाला बॉडी है उसे सिंक बोलते हैं। और हमेशा हीट एनर्जी सोर्स से सिंक की तरफ जाती है और उसका कुछ हिस्सा हम वर्क में कन्वर्ट करवा लेते हैं हीट इंजन की मदद से। ठीक है, सो दिस इज़ करेक्ट आंसर यानी डेल्टा। उसके बाद आ जाते हैं जी कार्नोट इंजन की तरफ। कार्नोट इंजन एंड कार्नोट्स थ्योरम। The most important factor regarding the significance of Carnot engine is that it sets up upper limit to the efficiency। यानी कार्नोट इंजन के बारे में हम ये तो कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट एफिशिएंट इंजन है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये 100% एफिशिएंट है, क्योंकि ये आइडियल हीट इंजन तो है, लेकिन अगर कोई आइडियल हीट इंजन भी है तो उसको भी थोड़ी सी हीट एनर्जी लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ भेजनी पड़ेगी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक। क्योंकि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही बात कहते हैं कि कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। यानी कार्नोट इंजन भी 100% एफिशिएंट तो नो डाउट नहीं है, लेकिन हाईएस्ट एफिशिएंट इंजन है। इससे ज़्यादा हाईएस्ट एफिशिएंट इंजन कोई नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसने एफिशिएंसी पे एक अपर लिमिट लगा दी है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन कोई नहीं हो सकता। ठीक है जी, सो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्नोट इंजन इज दैट इट्स एफिशिएंसी इज
पॉसिबल मैक्सिमम, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी जो है वो पॉसिबल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, 100% तो नहीं हो सकती, ठीक है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी अल्फा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, सही है, क्योंकि कार्नोट इंजन में बहुत सारे एनर्जी लॉसेस को हमने इग्नोर किया हुआ है और हम ये इसे आइडियल हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल एफिशिएंसी बट हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंट हीट इंजन है ये। ना तो इसकी एफिशिएंसी को हम मिनिमम बोलेंगे, ना 100% बोलेंगे, और ना हम ये कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये आइडियल हीट इंजन है, ठीक है। कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि हम कहते हैं ना कार्नोट साइकिल में वो सारा सिस्टम जब साइकिल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और हम कहते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दोबारा उतनी ही हो गई है जितनी साइकिल स्टार्ट करने से पहले थी, यानी टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ज़ीरो। इसीलिए हम कहते हैं कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन बोथ सोर्स एंड सिंक। उसकी रीज़न क्या है हम जानते हैं, हमने ये एफिशिएंसी का फार्मूला बनाया था 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जाहिर बात है ये सिंक और सोर्स दोनों के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। An ideal heat engine can only be 100% efficient if its cold temperature reservoir is at 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात बिल्कुल सही है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी अगर हम T2 की जगह 0 केल्विन पुट कर दें, 0 केल्विन पुट कर दें, तो फिर आपके पास एफिशिएंसी 1 माइनस 0 इंटू 100, यानी आपके पास 100% एफिशिएंसी बन जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। थर्मोडायनामिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर इज, इसका करेक्ट आंसर है 273.16 केल्विन, और यही ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू भी है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 केल्विन, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन 3 दफ़ा पूछा गया है। उसके बाद है पेट्रोल इंजन, एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन इज तकरीबन 25 to 30%, ये बुक में लिखा हुआ है। वर्किंग साइकिल ऑफ टिपिकल पेट्रोल इंजन कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रोक्स। आपने इसकी 4 स्ट्रोक्स पढ़ी थी। सबसे पहले इनलेट स्ट्रोक, जिसमें वो जो फ्यूल है वो एंटर होता है, फ्यूल और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है। उसके बाद आपके पास जो स्ट्रोक है दैट इज़ कंबस्शन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक, और उसके बाद आखिरी स्ट्रोक में है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक्स थी हमारे पास पेट्रोल इंजन के लिए। 4 स्ट्रोक बीटा। द एफिशिएंसी रेंज ऑफ पेट्रोल इंजन इज अल्फा, ये वही वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडेड इन द डीजल इंजन, हम जानते हैं डीजल इंजन में कंबस्शन स्ट्रोक में ही इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी पैदा हो जाती है कि हमारे पास कोई स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती कंबशन करवाने के लिए, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज 35 to 40%। हाउ मच एनर्जी अ पेट्रोल इंजन कन्वर्ट्स इनटू वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा 25%, क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू हम देख चुके हैं कितनी होती है, 25 to 30%। तो यहाँ पर जो करीब तरीन ऑप्शन है वो 25% करेक्ट है। एंट्रोपी के बारे में क्वेश्चन है जी। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी रीज़न क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस में जो ओवरऑल जो एनर्जी का जो पूरा साइकिल है उसमें जितनी एनर्जी हमने आउटपुट में कन्वर्ट की, जितनी एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम को उतनी ही एंटर भी हो गई है। तो ओवरऑल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? 0। सो एंट्रोपी जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसके बाद है जी द प्रोसेस विच फॉर विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इज रिवर्सिबल। इसके बाद है जी एंट्रोपी इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्लस डेल्टा क्यू ओवर टी। प्लस डेल्टा क्यू का मतलब क्या है? हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है, और माइनस डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि हीट एनर्जी सिस्टम से लीव कर रही है। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज जूल पर केल्विन, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जूल और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ये रिपीट हो रहा है। एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव, ये इंफॉर्मेशन है
और ये बुक पे किस जगह पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है ये मेरे ऊपर लिखा आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 259। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्लॉजियस यानी बीटा। एनवायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस, इसमें एक ही क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस आर नोन एज एंट्रोपी क्राइसिस, जो टॉपिक का नाम है वही क्वेश्चन है। तो ये है जी आपके एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 11 के। मैं एक नज़र आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, ये आप रिव्यू कर लें सारे एमसीक्यूज़ को। ठीक हो गया? उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। पेट्रोल इंजन, उसके बाद एंट्रोपी के थे क्वेश्चंस कुछ, और ये हमारा फाइनल। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे एमसीक्यूज़ की क्लैरिटी हो गई होगी, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।